नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। बात करेंगे हरियाणा के रण की, क्योंकि चुनाव से पहले हरियाणा में एक नया सियासी खेला हो गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। आज ही जानकारी साझा कर दे, आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे संभव होने जा रहा है। तो बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो अब तक कैबिनेट मंत्री थे, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो लोकसभा की 10 सीटों को लेकर जो गठबंधन की सरकार थी, यानी कि जेजेपी और बीजेपी, उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, या ये कहा जाए दुष्यंत चौटाला की जो जिद थी वो सरकार पर भारी पड़ी, और अब मनोहर लाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल के साथ तमाम पूरी कैबिनेट ने भी अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उनके साथ पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में आज सुबह से ही सियासी हलचल तेज है, और अब भी कहा जा रहा है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेतागण हैं, सब इस वक्त चिंतन मंथन कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वर के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से अब आगे की रणनीति अपनाई जाएगी। अब मनोहर लाल की जगह हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बहरहाल 4 नाम निकलकर इस वक्त सामने आए हैं। मनोहर लाल का नाम तो सामने है ही। कंवरपाल गुर्जर ने कह दिया कि भाई मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा 3 नाम और हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व हरियाणा में अब तक गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे अनिल विज, और साथ ही साथ संजय भाटिया। बहरहाल पूरे सियासी घटनाक्रम पर कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है। सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया था तो उन्होंने बुलाए थे, तो नए सिरे से समर्थन के फार्म पर साइन कराए हैं। एक बार पुनः नए समर्थन गवर्नर साहब को देना है, इसी सिलसिले में मिलना था। सर जी से गठबंधन टूट रहा है, लग तो रहा है भाई, लग रहा है मैं टूट रहा है। सिनारियो तो मोदी का है, और हर मोदी है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 जीतेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। कल हमें मैसेज मिला के सीएम निवास आपको पहुंचना है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है, और किसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है, क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है। लेकिन आभास, अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी, और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। वो इनके उसकी बात है, इससे हमारी कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से ये पूछ रहे थे भाई कितने काम हो गए, कितने और करवाने। मैं कहा जी काम बहुत हो गए, और जो बाकी है वो आपको दे देंगे लिख के, वो करवा देंगे। तो समर्थन को लेकर भी बातचीत हुई होगी सरकार को? आप समर्थन, आप सरकार को समर्थन कर रहे हैं? निर्दलीय विधायक इस सरकार निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था, और बार बार समर्थन तो जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई भाई अपने काम करवाने हैं, उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं। जब
जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। तो सुना आपने, ये तमाम इंडिपेंडेंट 6 विधायक हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, समर्थन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार को ही जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, चाहे अनिल विज बने, चाहे नायब सिंह सैनी बने या संजय भाटिया बने, लेकिन सरकार को जो समर्थन रहेगा रहेगा। ताजा स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए। कुल 90 सीटें हैं, 46 सीटें बहुमत के लिए जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 41 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं, जेजेपी के पास 10 सीटें हैं। इंडिपेंडेंट की अगर बात की जाए तो 6 विधायक निर्दलीय हैं, एचएलपी के 1 विधायक है। मौजूदा समीकरण जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, बीजेपी के 41, जेजेपी के 10, इंडिपेंडेंट 6, एचएलपी का 1 और कुल आंकड़ा बन गया 58। लेकिन अब जब पूरी कवायद हो गई है, जेजेपी को बाहर निकालने की तैयारी हो गई है, तब स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। बीजेपी के 41, इंडिपेंडेंट 6, एचएलपी का 1, यानी कुल आंकड़ा 48 का अभी भी, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 2 सीटें ज्यादा हैं, यानी सरकार को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। कुछ और स्थितियां आप देख लीजिए। 2019 के हरियाणा लोकसभा नतीजे, कुल 10 सीटें हरियाणा लोकसभा की हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा, इनेलो का भी सुपड़ा साफ रहा। अब जो 2 सीटें दुष्यंत चौटाला मांग रहे थे, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार, उसके लिए बकायदा दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और बताया था कि जो भी होगा ठीक होगा, आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स मत कीजिए। बहरहाल सीएम की रेस में 4 चेहरे कौन है वो आप देख लीजिए। मौजूदा वक्त में अब तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, गृह मंत्री अनिल विज व संजय भाटिया। तो इन 4 चेहरों में से एक चेहरा मुख्यमंत्री का हो सकता है। कंवरपाल गुर्जर तो कह चुके हैं कि मनोहर लाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ साथ इस बात का भी है कि 10 लोकसभा की जो सीटें हैं वो किसी न किसी तरह इस बार के चुनाव में फिर से हिस्ट्री रिपीट की जाए। बड़ी खबर, जेजेपी की मीटिंग में सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सूत्रों के दावे से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया है। नेता चुनने के लिए अब बैठकों का सिलसिला चल रहा है और जेजेपी की मीटिंग से 5 विधायक गायब हैं, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि भाई 5 विधायक गायब हैं, लेकिन कुल 7 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और इसमें 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री रहे, देवेंद्र सिंह बबली और अंशु। ये जो कैबिनेट मंत्री की भूमिका में थे, ये भी जेजेपी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये लोग नहीं पहुंचे, यानी कि डबल नहीं ट्रिपल नुकसान के स्थिति से जेजेपी गुजरती नजर आ रही है। एक तो सरकार टूट रही है, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें भी हाथ से जो मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वैसे तो मिलनी नहीं थी, वो भी हाथ से चली गई, और दूसरा जेजेपी भी अब टूटती नजर आ रही है। पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई, 5 विधायक गायब रहे, 7 विधायक संपर्क में बताए जा रहे हैं और उनमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहें। चेक ब्रेक के बाद तो हरियाणा में जो सियासी उथल पुथल चल रही है उसकी पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति ये कहती नजर आ रही है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिर से पद व गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। कुछ और नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो भी संभावित है कि वो भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की रेस में है। बड़ी खबर, हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज ही नई मनोहर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मनोहर कैबिनेट में 5 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ पहुंचे हैं पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा व तरुण चुग। तो बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां पर अब तक हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जेजेपी को अलग कर दिया गया है। उसके बावजूद मनोहर सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है,
यानी कि जो 46 नंबर है उनसे 2 ज्यादा हैं, क्योंकि खुद इनके पास 41 विधायक, 6 निर्दलीय, 1 एचएलपी का, कुल हो गए 48। आंकड़े चाहिए 46। जानकारी यह भी निकल रही है कि जेजेपी की जो मीटिंग हुई उसमें 4 विधायक नहीं पहुंचे, और बीजेपी के अंदर खाने खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कुल 7 ऐसे जेजेपी के एमएलए हैं जो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, और इन 7 में से 2 ऐसे हैं जो अब तक कैबिनेट मंत्री रहे मनोहर लाल सरकार में, देवेंद्र सिंह बबली और अंशु। बहरहाल पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं जो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है कि किसी भी तरह 370 को अचीव करते हुए हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल करना। फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप गोयल और चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पुनिया, चंद्रशेखर पुनिया भी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुनिया जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा कि आखिरकार पिछले 24 घंटे में हरियाणा में ऐसा क्या हो गया, और संदीप भी हमारे साथ। संदीप, शुरुआत आप ही से कर ले रहा हूं। आखिरकार 24-48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि सरकार से जेजेपी को बाहर कर दिया गया? नंबर की तो जरूरत नहीं थी पहले भी, लेकिन सियासी समीकरणों को साधते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखते हुए जरूरत तो थी, लेकिन अब फिर से एक सरकार का गठन होगा और फिर मुख्यमंत्री का नाम निकलकर सामने आ रहा है, मनोहर लाल जी का। जेजेपी जो है लोकसभा जो चुनाव लड़ना चाहती थी वो पार्टी के साथ लड़ना चाहती थी, बीजेपी के साथ, और ऐसे में 2 सीटों का जो मांग थी जेजेपी की ओर से वो की जा रही थी। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि 10 की सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं बीजेपी के, वो कहते हुए जरूर नजर आए कि जेजेपी जो है अगर साथ रहती है तो फिर चुनाव जो है गलत होगा या चुनाव नहीं लड़ने की ऐसी बातें जो है आ रही थी सामने। इसी को लेकर जो है एक फैसला लिया गया कि कैसे जो जाट नाराज थे उनको कैसे मनाया जा सके, क्योंकि अगर जेजेपी साथ रहती है तो फिर बीजेपी के लिए चुनावों में एक कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती थी, या कहीं कि जो जाट नाराज थे दुष्यंत चौटाला से, वो कैसे उसको बीजेपी साधने का प्रयास करे, इसके लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी को जो है दरकिनार किया जा सके। और यही गठबंधन तोड़ने की जो कवायद थी वो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुड़गांव में रैली हुई और उसके बाद से ये पूरा तख्ता पलट करने का जो काम किया गया, और ये जो समीकरण जो है रात भर चले, और जो निर्दलीय विधायक थे जो बाहर से जो समर्थन बीजेपी को दे रहे थे उनको रात ही चंडीगढ़ बुलाया गया, और अब उन विधायकों में से कुछ विधायकों को जो सामने बात आ रही है उसमें से मंत्री जो है बनाया जाएगा, और इसी के लिए जो है तमाम जो मंत्री थे बीजेपी के हों या जो जेजेपी के हों उनके मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया है, और अब नई सरकार का गठन आज शाम 5 बजे के लगभग होगा, जिसमें दोबारा से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता था कि आखिर मुख्यमंत्री को बदला जाएगा और कौन से नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसके बीच और एक और बात निकल कर आई कि खुद मुख्यमंत्री जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात सामने आई। और उसके बाद आज जो है शाम को नए मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, और वो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से नए चेहरों पर जो है इस बार पार्टी जो है भूमिका देने वाली है। साथ ही ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नॉन जाट और यादव की पॉलिटिक्स करती है, जबकि जेजेपी का जो कोर वोटर है वो जाट वोटर है। तो लिहाजा ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से पूरा सियासी समीकरण साधा गया। अंक होने के बावजूद भी जेजेपी को बाहर निकाला गया, क्योंकि यह भी जानकारी थी कि जेजेपी के जो सर्वा हैं या जो डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो दिल्ली आए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आपके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 2 सीटों की मांग की गई थी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की, लेकिन वहां से नो सिग्नल दे दिया गया। पिछले चुनावों में हमने देखा कि जेजेपी ने जो है जाटों के बलबूते चुनाव लड़ा, लेकिन जब बीजेपी में जाकर जो है गठबंधन के साथ सरकार बनाई तो वही जाट जो है नाराज हो गए जेजेपी से, और उसका इस बार चुनाव में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता था, या कहें कि जेजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उसी को कहीं ना कहीं बुनाने का प्रयास इस बार बीजेपी जो है गठबंधन तोड़कर करना चाहती है।
और उन जाट समाज को खुश करने का कहीं ना कहीं ये एक फैसला हो सकता है कि जेजेपी को यदि जो है गठबंधन से अलग रखा जाए तो फिर जाटों को मनाया जा सकता है। और लेकिन जो बात लोकसभा चुनाव पर आ टिकी है कि लोकसभा में जेजेपी 2 सीटें मांग रही थी और बीजेपी चाहती थी कि 10 की 10 सीटें पर जो है बीजेपी लड़े, तो ये कहीं ना कहीं पूरी रूपरेखा को तैयार किया गया है। हालांकि सुबह ये भी अटकलें लगाई जा रही थी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस बात को भी पूरी तरह से जो है अब खारिज करते हुए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है आज मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और क्या क्या रहने वाला है, कौन से जो मंत्री होंगे उनमें नए जो शामिल किए जाएंगे। और चर्चा ये भी है कि जो निर्दलीय विधायक रहे हैं उनमें ज्यादातर जो है मंत्री उनको बनाया जा सकता है ताकि सरकार बनी रहे, सरकार को खतरा ना हो। 4 नाम निकलकर सामने आए हैं। एक तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, दूसरा गृह मंत्री रहे अनिल विज का है, तीसरा नाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का है और चौथा नाम संजय भाटिया का है। अंदर खाने जो ग्राउंड जीरो से खबरें निकलकर सामने आ रही है, किसके नाम पर सबसे ज्यादा लॉबी हो रही है, क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के सामने चुनौती है कि 10 की 10 सीटें आपको एनी हाउ जीतनी है हरियाणा की तब जाकर आप 370 का टारगेट अचीव कर पाएंगे। और करनाल की सीट यानी कि मनोहर लाल जी की सीट है, अगर वहां पर जीतना है तो वहां पर मनोहर लाल जी को उतारना होगा, और अगर मनोहर लाल जी वहां पर एज एन लोकसभा कैंडिडेट उतरते हैं तो जो बाकी रेस्ट 3 नाम हैं उन पर लॉबिंग बढ़ जाएगी। फिर देखिए बिल्कुल सुबह से यही कसमकस चल रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर कौन मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है या कौन किसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा जो 2 नाम शामिल थे उसमें संजय भाटिया और दूसरा नायब सिंह सैनी, लेकिन जो आते आते खबरें हुई उसमें कहा गया कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और संजय भाटिया जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और करनाल से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो है लोकसभा की टिकट दे सकती है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच जो है निकलकर बात सामने यही आई कि अब खुद मुख्यमंत्री जी को ही जो है मुख्यमंत्री रहना होगा और नायब सिंह सैनी जो है प्रदेश की कमान संभालेंगे। लेकिन अभी स्थिति जो है शाम होते होते स्पष्ट होगी कि क्या कुछ आगे की चीजें स्पष्ट हो पाती हैं, लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जो नए निर्दलीय विधायक होंगे उनमें से जो है मंत्री उनको बनाया जा सकता है, यानी कि सरकार कैसे बची रहे, सरकार गिरे ना, क्योंकि जेजेपी यदि बाहर हो जाती है तो फिर 10 विधायक अलग हो जाते हैं। संदीप, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, उसके बाद में छोटा सा ब्रेक लेना है। माना जाए कि ये तीसरा मतलब कि 3 नुकसान उठाने पड़े जेजेपी को। एक तो सरकार हाथ से गई, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें भी नहीं मिल पाई, और तीसरा नुकसान ये कि उनके खुद के विधायकों में फूट पड़ गई। जो पार्टी की मीटिंग हुई उसमें 4 पहुंचे नहीं, 7 बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक झटका कह सकते हैं कि जेजेपी को लगा है और वो बीजेपी ने उस चीज को देने का काम किया। एक जहां 2 सीटें लोकसभा के लिए मांग रहे थे, एक भी सीटें अब नहीं मिल रही हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब तक सरकार में थी जेजेपी, लेकिन अब सरकार से बाहर हो चुकी है। और तीसरी बात जो आपने कही कि विधायकों भी जो है अब संपर्क में नहीं है, यानी कि विधायक भी जो है अब बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं और अब वो जो है समर्थन बीजेपी को दे सकते हैं। यानी कि अब जेजेपी जिस तरह से जो है सरकार बनाया गठबंधन के साथ जो हमने देखी 2019 में, लेकिन अब क्या स्थिति है वो कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए खराब स्थिति जेजेपी के लिए बन चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बिल्कुल, तो देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे समय आगे गुजरेगा आखिरकार जो पर्दा है वो उठता नजर आएगा। कौन मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज होगा, जेजेपी कितने लॉस में जाएगी, और जो विधायक जेजेपी के लापता चल रहे हैं वो आखिरकार किसके संपर्क में होते हुए नजर आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होऊंगा। चर्चा लगातार जारी है, समझने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा की सियासत में इस वक्त पल पल बदलता ट्विस्ट एंड टर्न क्या कहता है। जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हरियाणा में जो सियासी उथल पुथल चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। और शाम को जो 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आखिरकार मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन संभावित चेहरों में से एक चेहरा हरियाणा की कमान को संभालता हुआ नजर आएगा। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश उपाध्याय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल कुमार गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश उपाध्याय जी, सीधा स्पष्ट सवाल, आखिरकार हरियाणा में क्या जरूरत आन पड़ी कि आखिरकार
जो सियासी उथल पुथल इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर गठबंधन नहीं भी होता तो भी आपके पास नंबर थे, लेकिन आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री को अपनी पूरी कैबिनेट समेत इस्तीफा देना पड़ा और 24 घंटे के भीतर आज शाम को फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए कुणाल जी, जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, इस्तीफा जो दिया है मुख्यमंत्री जी ने, वो एक उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जहां परिवार की तरह कार्य होता है। सभी छोटे से लेकर बड़े जो नेता हैं सभी एक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। तो अभी कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आता है तब तक कुछ भी कह पाना सही नहीं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक कार्यकर्ता परिवार है, तो जेजेपी भी तो आपकी परिवार थी ना। हाल फिलहाल में जब एनडीए का पूरा कुनबे का शक्ति प्रदर्शन किया गया था, वहां पर भी जेजेपी थी, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखिए कुणाल भाई, हमारा तो पूरा जो देश है, 140 करोड़ की जो जनता है देश की, वो पूरा परिवार है हमारा। अब कहाँ किसके मन में कौन सी बात आती है वो तो वही व्यक्ति बता सकता है जिसके मन में आ रही है बात। मैं और आप तो उससे बयान नहीं कर सकते, ना यहाँ जो बैठे हमारे पैनलिस्ट वगैरह वो भी बयान नहीं कर सकते। परिवार तो हमारा पूरा देश है। लेकिन सर, आपको आम जनता को स्पष्ट तो करना पड़ेगा, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या जेडीयू और आरजेडी जैसी स्थिति थी कि क्या दुष्यंत चौटाला ज्यादा दबाव बना रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर? क्या सीटें ज्यादा मांगी जा रही थी? कुछ तो कारण रहा होगा ना। ऐसे अब वही बात है ना, शेर सामने आ जाता है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा सनम। बिल्कुल सही कह रहे कुणाल जी, बिल्कुल कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन जब तक कोई ऊपर से बयान नहीं आता तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, इस्तीफे की बात हुई है, मन मिटाव की बात हुई है, होता रहता है, वो सभी जगह होता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब तक कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है, तब तक मैं या आप कुछ भी कहें वो जो है सही नहीं है। और यहाँ पर मैंने फिर बता रहा हूँ, सीधा कांग्रेस नेता आशीष मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। कोई दबाव बना रहा है, ठीक है कुणाल भाई, यहाँ ऐसा नहीं होता कोई दबाव बनाता है, यहाँ किसी पर कोई दबाव नहीं होता, ना कोई दबाव में काम करना चाहता है। वही बड़ा सवाल है, जब कोई दबाव नहीं बना रहा है, सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा था, काम से आम जनता खुश थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पीठ भी थपथपाई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया? आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी कुछ आंकलन कर पाई है कि आखिरकार हरियाणा में ऐसा क्या हो गया कि रातों रात सरकार समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और अब 5 बजे फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा? कुणाल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हरियाणा की जनता से विश्वासघात करने का परिणाम है, और जो किसानों पे बर्बरता पूर्वक इन्होंने लाठियां बरसाई हैं, किसानों को प्रताड़ित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनको पता है कि हवाओं ने रुख बदला है, इससे इनको असर होता है। और साथ में रहने वाली जो छोटी इनके अलायंस की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत होता है कि पहले उन्हें गले लगाओ और गले जैसी वो लग जाए उनके पीठ में खंजर भोंको। ये मैं नहीं, ये नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का कहना था कि क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी पहले सहयोगी बनाती है, बाद में धीरे धीरे उनको साफ करती है अपना जगह बनाने के लिए। तो ये किसानों का परिणाम है। उसके पहले भी आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर जी को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, किसानों ने दौड़ा लिया था, वापस हेलीकॉप्टर उतरता उतरता लेके भागे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीज पता है कि जनता के प्रति उनका विश्वास अब नहीं रहा है, जनता ने उनकी बातों को समझ लिया है और इनको इनकार करने वाली है। तो ये लोग लास्ट में क्या करते हैं, देखो बीच में मोदी जी की गारंटी चला रहे थे, जब जान गए कि गारंटी की वारंटी कुछ बची नहीं है, अब इस पे ये इनका खोखलापन जनता के सामने आने लगा, तो मोदी जी परिवार बनाने लगे। जबकि हकीकत ये है 33% की जनता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ और उनके साथ में है। 67% की जनता 2019 का भी आप परिणाम देख लीजिए विपक्ष में थी। विपक्ष में बस दिक्कत यही थी कि वोट जो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे, न जाने इनको कौन सा गुमान है। और ये जो आज सीएए और ये हरियाणा का ऐसा मुद्दा जो चल रहे हैं ना, ये
मीडिया को आदेशित किया गया है कि आप इसको चलाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कल तमाचा मारा है इनको, जो एसबीआई को कि 5 बजे तक आज आपको परिणाम देना है, तो इनको किसी भी हाल में इसी तरीके वो का तो सर प्रपंच जिम्मेदारी फैलाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो उसको आज शाम 5 बजे तक अपने तमाम आंकड़े देने होंगे, वो उसके ऊपर लायबिलिटी है। लेकिन ठीक है, मैं समझने का आपकी बात भावना समझ रहा हूं। अनिल कुमार गर्ग जी, हरियाणा में जो चल रहा है उसे किस तरह से आप आंकलन करते हुए नजर आए? क्योंकि हर कोई अब बीजेपी से एक ही सवाल कर रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। कुणाल जी, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का काफिला कहीं लुटा नहीं है। वो जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो वहीं का वहीं बरकरार है। ये तो उनके अपने निर्णय है, कोई उन पे दबाव नहीं है, कोई उनकी मजबूरी नहीं है, कोई उनका कहने वाला नहीं आप ये करिए और ये ना करिए। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से अपना नाता तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, जेजेपी ने आगे आके इस्तीफा नहीं दिया या अपना नाता नहीं तोड़ा है। जेजेपी ने अपनी बातें कही थी, ठीक है, लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे थे, एक पे काम चलता नहीं चलता, लेकिन आकलन ये है कि आने वाला जो असेंबली चुनाव है और जो फिलहाल जो पार्लियामेंट चुनाव है वो साथ रह के जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद था या अलग रह के। तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस एंगल पे विचार किया है कि अगर वो जेजेपी के साथ जाते हैं तो जो एक बड़ा दड़ा है जाटों का, वो शायद जेजेपी के साथ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ना करके, यानी इस एनडीए को सपोर्ट ना करके, वो एक पुष्ट कांग्रेस के पास जा सकता था। अगर जेजेपी भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ती है तो उनमें से कुछ वोट वो जेजेपी को मिल जाएंगे, यानी वो जाटों का वोट बाइफिकेट हो जाएगा, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और इसलिए वो पार्लियामेंट में और असेंबली में अलग अलग जाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए थे, उसने डोमिनेट किया था भारतीय जनता पार्टी को, न सिर्फ मंत्रिमंडल के विभागों पर बल्कि काम की शैली पे भी, और अपना अपना दबाव बना के रखा था। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, उनके विधायकों को रोष भी झेलना पड़ा था कि ये 10 विधायक 40 पर राज कर रहे हैं। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा है। अब भारतीय जनता पार्टी की छवि, मैं पूरा हरियाणा घूमा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आने वाले असेंबली चुनाव में कोई दिक्कत उनको विशेष आने वाली नहीं है। कांग्रेस कहीं वहां मजबूत बन नहीं पाई, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा बहुत मजबूत नेता है, मुख्यमंत्री रहे 10 साल, उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ा प्रतिपक्ष का काम नहीं कर पा रहे, और ना ही भूपेंद्र हुड्डा को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है केंद्रीय नेतृत्व से। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को खतरा नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, नया नेतृत्व देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में देखा है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा कोई नहीं था, उसके दम पे वो चौथी बार जीत के आए थे, उसके बावजूद उनको बदल दिया गया। तो बदलने का मतलब ये नहीं है कि उनको कारगुजारी अच्छी नहीं थी, जनता उनसे नाखुश थी। भारतीय जनता पार्टी का अपना नेतृत्व है कि वो उसको लेकिन सर बड़ा सवाल ये है ना कि वो तो बीजेपी के अंदर की रणनीति थी, बीजेपी के अंदर के ट्विस्ट एंड टर्न थे, लेकिन यहाँ तो गठबंधन पर सवाल उठ रहा है ना। अब ऐसे में जो बाकी गठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो लोजपा हुआ, जेडीयू हो गया, चाहे वो शिंदे गुट हो गया, वो तमाम जितने घटक दल हैं एनडीए के, वो भी फिर सचेत होते हुए नजर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर हमको बाहर ना फेंक दे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा और उसके बाद सीधा स्पष्ट बीजेपी से सीधा सवाल होगा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई क्या ये स्वार्थ का गठबंधन था जो तोड़ दिया गया, और चुनाव के बाद फिर स्वार्थ के लिए इस गठबंधन को। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार सबकी निगाहें आप सीधे शाम 5 बजे जा टिकी हैं, जहां पर पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा। क्या एक बार फिर से मनोहर लाल को हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी, या अगर मनोहर लाल करनाल से लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा? सीधा स्पष्ट सवाल है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, क्योंकि कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जेजेपी और बीजेपी के बीच जो गठबंधन था वो स्वार्थ का गठबंधन था, स्वार्थ के लिए गठबंधन तोड़ दिया, अब चुनाव हो जाएंगे फिर स्वार्थ के लिए ये अपने आप में आपस में जोड़ लेंगे। और गठबंधन तोड़ने के पीछे का कारण यह है कि जाट वोट को किसी ना किसी तरह से डिवाइड कर लो। जी देखिए कुणाल जी, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ता है या भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो राष्ट्र इसके लिए कार्य करती है, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी जो इंडी अलायंस बना हुआ है, हमारे आशीष प्रसाद जी को पता होगा
जो इंडिया अलायंस बना हुआ है वो स्वार्थ के लिए बना हुआ है। उसमें सभी लोग प्रधानमंत्री बनने के होड़ में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं स्वार्थ। जिसको पता लगता है कि उसका स्वार्थ निकल गया वो अलग हो जाता है। अभी मेरे भाई आशीष मिश्रा जी कह रहे थे विश्वास की बात कि देश की जनता को विश्वास नहीं है। अरे भाई, देश की जनता को तो पूरा विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, लेकिन कांग्रेस के युवराज का विश्वास अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं है, न पार्टी के लोगों का विश्वास अपने युवराज पर है। जैसे ही कोई यात्रा शुरू होती है, कोई काम शुरू होता है राहुल गांधी जी द्वारा, वैसे ही जो है कांग्रेस में फूट पड़नी शुरू हो जाती है। कांग्रेस छोड़ छोड़कर लोग भागने लगते हैं। इस समय जो हमारे देश में कांग्रेस में कितनी टूट है, कांग्रेस के लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में कितना शामिल हो रहे हैं, वो तो हम कांग्रेस नेता से पूछ लेंगे। लेकिन सर, एक सीधा स्पष्ट सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली आकर 2 लोकसभा की सीटें मांगी थी, जिसको बीजेपी हाईकमान ने मना कर दिया था, और दुष्यंत चौटाला अड़े हुए थे कि आखिरकार हम प्रचार करेंगे तो करेंगे किसके लिए। लिहाजा इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने अपना पल्ला जेजेपी से झाड़ लिया, क्योंकि आप जानते थे कि 41 नंबर आपके पास है, इंडिपेंडेंट 6 आपके पास है, और एक और व्यक्ति पार्टी का आईएनएलडी का आपके पास है, तो नंबर तो आपके पास है, 48 की जरूरत है, 46 है। लिहाजा जेजेपी हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोकसभा की सीट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे। कुणाल बाबू, मैंने आपसे शुरू में ये वाली बात कही थी, हम जो काम करते हैं वो राजहित को आगे रखकर काम करते हैं। स्वार्थ के लिए काम नहीं किया जा सकता। जो स्वार्थ के लिए जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी से, वो कुछ समय के लिए जुड़ेगा जरूर, उसके बाद वो खुद छोड़ जाएगा। उसको पता है कि उसकी तार निकलने वाली है वहां पर। जो राजहित के लिए कार्यरत है वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भाजपा में आकर जो कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं मोदी जी के साथ। आप ये गलत कैसे कह रहे हैं कि उनकी सीट का वो था, वितरण था, क्या था। देखिए, वो तो जब तक शीर्ष नेतृत्व तो कोई बयान नहीं देता इस बारे में, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं। अगर कोई भी दल का नेता है, अगर स्वार्थ के लिए जुड़ा, अगर मैं मान के चलूं, मैं स्वयं को मान रहा हूं अपनी जगह, मेरा स्वार्थ है कि मैं यहाँ बन जाऊं, मुझे टिकट मिल जाए, आज कल को पार्टी ना देगी तो मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब मैं स्वार्थ के लिए जुड़ा था, मुझे देश से कोई मतलब नहीं था, मुझे अपने से, अपने परिवार से मतलब था। हमारा मकसद केवल एक ही है कि अपने भारत अब को, आप स्वार्थ की बात कह रहे हैं, तो स्वार्थ की बात के लिहाज से तो जेजेपी थोड़ी ना निकली है, आपने उनको सरकार से बाहर निकाला है। आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस क्या संभावनाएं तलाश रही है? कांग्रेस की भी जो हाईकमान की मीटिंग है वो दिल्ली में चल रही है, जेजेपी की भी मीटिंग दिल्ली में चल रही है। आंकड़ा तो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन संभावनाएं तो आप भी तलाश रहे होंगे। 30 विधायक आपके साथ हैं, 10 जेजेपी के, आप अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो भी 40 का आंकड़ा। क्या इंडिपेंडेंट एमएलएस पर आपकी नजर है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं जब तक बरकरार है तब तक राजनीति में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। दूसरी चीज की, इस बात को हम मान्य करते हैं कि हमारे पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, तो हम इनके तरह राज्यपाल वाला खेल नहीं खेलेंगे कि राज्यपाल से कुछ और साठगांठ किया जाए, बोलबाल हो। इसके ऊपर देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको आज और बीते हुए कल की खबर देता हूँ। अपने सहयोगियों को मैं जो बोल रहा था, हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनिल कुमार गर्ग जी, अघोषित भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात करने वाले प्रवक्ता जी, आप भी सुनिए। इनका जो मैंने कहा ना कि ये पहले ना किसी को बुलाते हैं और पहले गले लगाते हैं, फिर पीठ में खंजर घोंपते हैं। सही है उपाध्याय भाई, आप बड़े भाई हैं, आप मैं बाकायदा सुना हूं आपकी बात को। कांग्रेस पार्टी है ना, नेता बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि फैक्ट्री में भी लूट हो जाती है। और हमारे पास तो ये कह रहे थे कि ये सब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है। भैया, हम काबिलियत रखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है ना, वो कांग्रेस पार्टी की देन है कि उनके नेताओं ने इतना किया है, इतना अनुभव है। इसलिए ये हमारे उपाध्याय भाई जैसे जो नौजवान है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, इनको नहीं मौका मिलने वाला है। हमारे यहाँ से वहां जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सोचिए कि जिस शाम को पुरवैया चली और करवट मारी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैप पे ढूंढने से भी ना मिले कि भाजपा एक थी, भाजपा ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारे ये नेता भरे पड़े हैं। अभी रालोद का मैं बता रहा हूँ, बागपत में, बड़ौत में महिला जिलाध्यक्ष थी रेणु तोमर। रेणु तोमर से जबरदस्ती योगी मोदी के नारे लगवाए जा रहे थे। जब उन्होंने नहीं लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान ही नहीं हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रालोद की एक महिला जिलाध्यक्ष का बता रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रदेश के महासचिव थे ब्रजवीर सिंह,
उन्होंने भी रालोद से इस्तीफा दे दिया अपना, और सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा के दरबार में जा रहे हैं। तो आप इनकी बातों को समझिए कि अमित शाह ने जिस प्रकार से कहा था बिहार की भूमि पे जाकर कि मैं बिहार की जनता को अस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये किस राम राज्य की बात करते हैं? नीतीश कुमार जी कहते थे मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज अब वही बड़ी बात है कि शुरुआत आपने यही कही थी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अगर राजनीति संभावनाओं का खेल है तो फिर उन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब इधर उधर के अपने अपने फिर खाने तय कर रहे हैं। ठीक है अनिल गर्ग जी, क्या कुछ आंकलन आप निकाल पा रहे? क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं थी, जेजेपी ने बीजेपी को नहीं छोड़ा, लिहाजा बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। ये उनका अपना निजी फैसला है कि सरकार ने, कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, अब नया मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। लेकिन इसका संदेश क्या जाएगा ग्राउंड जीरो पर? अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो संदेश क्या जाएगा? ये सच है या झूठ है? ऐसे तो पहले मुझे आशीष जी का शुक्रिया करना है कि वो मुझे भाजपा का अघोषित प्रवक्ता बता रहे हैं। चलो आपका धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने अभी भी कही कि जेजेपी नहीं जा रही थी, बीजेपी ने उसको झटका, ऐसा नहीं है। हरियाणा में कहावत चलती है, हमारे साथी बैठे हैं, कि बुआ जानने तैयार बैठी थी और फूफा लेने आ गया। दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले सुबह अपनी सरकारी जो आवास था, सुविधाएं थी, सारी वापस कर दी थी। यानी मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो बहुत बाद में हुआ है। उससे पहले सुबह जब गृह मंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिला, गृह मंत्री जी चले गए बिना मिले, तो उन्होंने अपने आप ही सारी सरकारी सुविधाएं वापस कर दी थी। यानी इंडिकेशन दे दिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये कहावत बताई। दूसरी बात, 2019 का चुनाव था, आप जो संभावनाओं की बात कर रहे हैं और जो हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे हैं, मैं भूपेंद्र हुड्डा जी के बयान से पूर्णतः सहमत हूँ। 2019 का चुनाव कांग्रेस ने, जेजेपी ने, बीजेपी ने, सबने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। जब बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला तो बहुमत तलाशने के लिए दो ही तरीके थे, या तो जेजेपी के साथ जाए या सिर्फ निर्दलीयों से काम चलाए। सिर्फ निर्दलीयों को साथ लेके भी वो सरकार बन सकती थी, उस समय भी निर्दलीय उनके साथ ही थे। लेकिन उनको लगा कि स्थायी सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों में भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जेजेपी को साथ मिला लीजिए। उस समय कांग्रेस ने भी पुरजोर कोशिश की थी कि जेजेपी हमारे साथ आ जाए तो हम निर्दलीय के पास चलाए, लेकिन कांग्रेस, लेकिन उस दौरान जेजेपी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन बीजेपी नजर आया, जिसके साथ वो पिछले कई समय से सरकार में थी। लेकिन अब देखना बेहद खास होगा कि आखिरकार शाम 5 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो आखिरकार मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल बहुत ही बेहद खास ट्विस्ट एंड टर्न से गुजर रही है हरियाणा की राजनीति। सबकी निगाहें हैं शाम 5 बजे के शपथ ग्रहण समारोह पर, जहां पर कौन बाजी मारते हुए मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज